सभी को गुड इवनिंग, सभी को नमस्कार। एक दिन का हमारा अंतराल था और थोड़ा सा हेल्थ इश्यू थे कुछ, लेकिन मैंने सोचा कि आज तो मिलना ही है आप लोगों से। सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग। राजस्थान भर से, संपूर्ण भारतवर्ष से जो भी इस समय हमारे आज के इस लाइव सेशन को, जो हमारी डाउटफुल क्वेश्चनों की सीरीज है, उसकी ये 16वीं श्रृंखला है, लर्निंग विथ मोटिवेशन क्लास। डाउटफुल क्वेश्चनों की ये सीरीज मुहिम थी हमारी कि कोई भूखा नहीं सोए। मुहिम थी हमारी कि इस प्रकृति को हमें हरा भरा बनाना है, और मुहिम थी हमारी कि हर आंखों में से उस आंसू को पोंछना है, और जिंदगी में जितना हमसे पॉसिबल हो उतनी सकारात्मकता हमें लोगों की जिंदगी में फैलानी है। कितने कामयाब होते हैं ये सब हमारे हौसलों पे, हमारे जुनून पे निर्भर करेगा, लेकिन ठीक है, सब बेटर होगा, सब पॉजिटिव होगा। कुछ अफवाहें बच्चों की तरफ से कह रहे थे कि सर अफवाहें आ रही है कि रीट क्या जून में होगी, तो ये मैं बहुत पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि रीट का जून का तो कोई संभावनाएं नहीं थी। यदि कोई ऐसे अफवाह फैला रहा है तो आपको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने अगस्त और सितंबर का बताया था, तो अगस्त सितंबर मतलब सितंबर फर्स्ट वीक ज्यादा मुझे सटीक लग रहा है। इस बीच आप में से आप लोगों के सामने बहुत सारी वैकेंसियां भी आ रही हैं, जैसे डीएसएसबी की टीजीटी की भर्ती है, डीएसएसबी की पीजीटी की भर्ती आप लोगों के सामने है। तो यदि आप सेकंड ग्रेड और आरपीसी स्कूल लेक्चर की तैयारी का इंतजार कर रहे थे तो आपके लिए डीएसएसबी एक बहुत बड़ी ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यदि आप रिट को लेकर बहुत सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप रिट के ऊपर ही अपना पूरा फोकस करें, डाइवर्ट आपको होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी तो खैर अपने मन की हमेशा सुननी चाहिए। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताने की कोशिश की इन श्रृंखलाओं के माध्यम से, आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से मैंने बहुत सारे जवाब आप लोगों को देने की कोशिश की है। और एक बार फिर मैं आपसे ही कहूंगा कि महात्मा बुद्ध का ये उपदेश हमेशा अपने जहन में रखें, आत्मदीपो भव। आपको अपने अंदर की उस रोशनी को जगाना है। कल गुरु पूर्णिमा थी और कल मैं नहीं आ पाया हेल्थ इश्यू को लेकर। मैं आज फिर आपको यही कहना चाहूंगा, आत्मदीपो भव से बढ़ के कुछ नहीं है। अपनी आंतरिक शक्तियों को जगाओ, आप में बहुत ताकत है, और जिस दिन आप अपनी उस ताकत को पहचान गए, उन शक्तियों को पहचान गए, इस दुनिया को हरा दोगे, याद रखना। तो ये मुहिम हमारी चलती रहेगी। इस मुहिम के दौरान मुझे कुछ नेगेटिव भी बहुत देखने को मिला। बहुत सारे ऐसे लोगों ने फर्जी तरीके से सोचा कि धीर सिंह सर हैं, उम्मीद एनजीओ के नाम से पैसे हड़प लें। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहना चाहूंगा कि भगवान उनको एक सच्ची शुद्ध मानसिकता दे। जब आप किसी मानवता को बचाने की मुहिम में चलो और वहां भी यदि आप बेईमानी की उम्मीद करते हैं तो ऐसे लोगों का कोई भी भविष्य नहीं हो सकता, याद रखना। जिंदगी में कुछ अच्छा नहीं कर सको तो किसी का बुरा मत कीजिए, याद रखना। कोशिश करें कि हमसे कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन यहां भी यदि हम बेईमानी करना चाहते हैं, ठगी करना चाहते हैं, तो फिर ऐसे लोगों का भगवान रुखवाला है, और अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम जरूर मिलता है, याद रखना। आप जितना अच्छा करोगे आपके पास लौट के जरूर आएगा। एक बार हम बड़े खुश हो सकते हैं हम गलत तरीके से कोई भी चीज को हासिल करके, लेकिन अच्छाई का परिणाम जीवन में कभी ना कभी जरूर मिलता है। और मैं हमेशा इस चीज को बोलता हूं, पॉजिटिव रहिए, जिंदगी बहुत छोटी है। कोशिश करें कि अपनी लाइफ में अपने से कुछ बेटर हो, अपने से किसी का भला हो, ठीक है। हम नकारात्मकता न फैलाएं यदि हमारी से किसी की जिंदगी में सकारात्मकता नहीं आती है। तो शुरुआत करते हैं आज की सीरीज को बिना कोई समय गवाए, और सीरीज है हमारी डाउटफुल क्वेश्चनों की सीरीज। मुझे नहीं पता कि आप लोगों को कितना क्या फायदा हो रहा है, लेकिन मेरी मुहिम है और जारी रहेगी, ठीक है। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने यह आ रहा है, डिसलेक्सिया मस्तिष्क के किस भाग में क्षति के कारण उत्पन्न होता है? अच्छा प्रश्न है। जब भी आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस चीज को याद रखिएगा कि लर्निंग डिसेबिलिटी पे डेफिनेटली प्रश्न आना है। और जब कोई चीज में से, कोई बिंदु में से निश्चित प्रश्न आना है और उस बिंदु को यदि हम बहुत अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है, और सिर्फ आपकी कमजोरी होती है। आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं फिर कहता हूं आपको, जिंदगी में हर परिस्थिति के लिए,
हर स्थिति के लिए आपसे अधिक जिम्मेदार कोई नहीं हो सकता। वो आपकी सफलता भी हो सकती है और आपकी असफलता भी हो सकती है। मैंने एक ज्योतिषी का उदाहरण दिया था, तो एक दो कमेंट्स मेरे बच्चे से आया था कि सर आपने कहा है कि ज्योतिष, देखिए ज्योतिष हो सकता है, सही गलत का मुझे नहीं पता, बहुत अच्छे लोग होते हैं जिनको वास्तव में पता चलता है, लेकिन एक अच्छा ज्योतिषी कभी भी आपके बारे में आपको नेगेटिवली नहीं देगा, वो आपको पॉजिटिवली बताएगा। तो ये होता है। एक बच्चे ने कहा कि सर आपने ये अंगूठियां पहन रखी हैं, तो आपने इसका कोई रीजन, इसका कोई लॉजिक है? तो मैं उस बच्चे को ये कहना चाहूंगा, इसका लॉजिक है, ये सकारात्मकता है। जिंदगी में आप अपना माइंडसेट कैसा बना के चलते हैं। आपको लगता है कि मैं कुछ पहन लेता हूं तो आप में एक पॉजिटिविटी आने लग जाती है, आपको लगता है कि मैंने वो पहन लिया। तो ये सब चीजें साइकोलॉजिकल गेम होते हैं। ये क्या है? मनोवैज्ञानिक गेम है, याद रखना, कुछ नहीं है। मुझे तो पहनने का चाव है, क्योंकि पहले नसीब नहीं हुआ और कुछ मिले बने, तो लगा कि कम से कम ये चाव तो निकाल लो, चाहे वो वॉच का, घड़ी का हो, चाहे अंगूठी का हो। तो इनको ऐसे मत लीजिएगा कि ये पहनने से कुछ जिंदगी में सक्सेस मिलती है। हाँ, इनको पहनने से आप में हो सकता है कि एक पॉजिटिविटी आ जाए कि मैंने ये पहन ली है तो शायद मेरी जिंदगी में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। और याद रखना, जब आप कोई विचार के बारे में सोचते हैं कि ऐसा होना हो जाएगा, ऐसा शुरू हो जाएगा, तो आप उसके बारे में ज्यादा सोच रहे हैं, तो आपके लाइफ में वो पॉजिटिविटी को आकर्षित करता है। बाकी यदि इनसे कुछ होता तो याद रखना कि सभी लोग पहन लेते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरा गेम साइकोलॉजिकल गेम है, ये पूरा गेम माइंडसेट का गेम है, बाकी कुछ भी नहीं है। याद रखना, पूरा माइंडसेट का गेम है। तो इन चीजों पे मत रखिए, मेहनत इतनी गजब तरीके से कीजिए, इतनी खास कीजिए कि ये सब चीजें अपने आप होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। तो शुरुआत करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है, डिस्लेक्सिया मस्तिष्क के किस भाग से संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्लेक्सिया, याद रखना, बार बार ही आता है। डस प्लस लेक्सिस दो शब्दों से मिलकर बना है, और रुडोल्फ बर्लिन पहले व्यक्ति थे जिन्होंने डिस्लेक्सिया शब्द का प्रयोग किया। और इस पे इतने सारे प्रश्न पूछे गए कि बाकी लर्निंग डिसेबिलिटी एक तरफ है और डिस्लेक्सिया एक तरफ है। इतना लोकप्रिय शब्द है डिस्लेक्सिया, ठीक है। तो डिस्लेक्सिया एक प्रकार से क्या है? हमारी पठन विकृति। जब आप पढ़ नहीं पाते हो, वाचन नहीं पढ़ पाते हो, गलत पढ़ते हो, ठीक है, आप में धारा प्रवाहित, आप बोल नहीं पाते हो, तो ये एक प्रकार से डिस्लेक्सिया एक व्यापक रोग है और बड़े बड़े लोगों में हुआ है। भारत में एक मूवी बनी थी तारे जमी पे, वो इसी के थीम पे बनी थी, डिस्लेक्सिया। तो डिस्लेक्सिया क्यों उत्पन्न होती है? अपनी जो ऑब्जेक्टिव किताब है, अवनी का जो ऑब्जेक्टिव एडिशन था, वो मेरा बहुत बेहतरीन एडिशन मानता हूं मैं। और उसमें मैंने एनसीईआरटी, आरबीएससी, जितनी भी साइकोलॉजी की बुक्स प्लस क्वेश्चन पेपर्स का एक सार डाला है। वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, ऑब्जेक्टिव वाली अवनी की जो किताब है, याद रखिएगा। तो उसमें मैंने ये चीजें बताई हैं, उसमें डाली हैं कि विशेष जो तथ्य मुझे लगा कि यहां से प्रश्न बन सकता है। तो उसमें एक प्रश्न है, आप में से बहुत से बच्चों का आंसर आ भी रहा है, तो निश्चित रूप से उन्होंने ऑब्जेक्टिव किताब पढ़ रखी होगी, उनको पता है। तो ये जो होती है वो क्या होती है? हमारी जो बाईं शंखपाली होती है, कौन सी? बाईं जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट है, शंखपाली जो हमारा मस्तिष्क का पार्ट है, इसमें जो क्षति होती है उसकी वजह से आप में क्या होता है कि डिस्लेक्सिया उत्पन्न होता है। तो याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है वो यहां से एडू ड्रीम पे ऐसा टेस्ट नहीं आ रहे। एडू ड्रीम वाले टेस्ट पे ऐसा है कि उस पे 18 टेस्ट मैंने डाल दिए थे, हमारा 20 टेस्ट का योजना थी। आपको पसंद नहीं आई है तो आप अवनी एजुकेशन पे ले लीजिए, सिर्फ आपसे जीएसटी का चार्ज 50 रुपए लिया जाएगा और उस पे आपको 25 नए टेस्ट और मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप वो ले सकते हैं। बाकी उसमें 18 टेस्टों का ही हमारा था और बाकी और भी कोशिश करेंगे, डाल देंगे। लेकिन क्या है कि सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने जिन लोगों के साथ काम करने की कोशिश की है वहां पॉजिटिविटी नहीं आई, इसलिए मुझे अपना अंतिम रूप से मुझे अपना ऐप लाना पड़ा। मेरे ऐप लाने की मेरी मजबूरी यही थी कि जिन लोगों पे मुझे विश्वास किया वहां उतना रिस्पॉन्स कभी नहीं मिला, क्योंकि दुनिया बड़ी अजीब है। तो इसलिए अंत में मुझे मेरा खुद का ऐप लाने का मेरा उद्देश्य यही था कि परेशान हो चुका था, ठीक है। सर मुस्कान नहीं दिख रही है, मुस्कान है ऐसा कुछ नहीं है, मुस्कान नहीं है, थोड़ा सा होता है व्यस्तता, अत्यधिक फिजिकल मेंटली वर्क फिर करते हैं और थोड़ा सा हेल्थ इशू, गर्मी का जो समय चल रहा है तो इससे हेल्थ इशू आ जाते हैं। और शरीर है, इस शरीर का बहुत शोषण किया है मैंने बहुत शरीर का शोषण किया है, खुद को कभी कुछ दिया नहीं, ना समय दिया, बस किताबों में, अध्ययन अध्यापन में और भागा दौड़ में लगे रहे जिंदगी में। तो अब कहीं ना कहीं शरीर बेचारा आप चाहता है आपसे कि इतना आप साथ नहीं दोगे तो कुछ तो होगा।
तो हाँ, तारे जमी पे मूवी इसी डिसलेक्सिया पे ग्रसित थी और बहुत अच्छी मूवी थी और जरूर देखनी भी चाहिए। बाएं संग पाली पे, ठीक है, मूवी देख लिया करो, मूवी से कोई नुकसान नहीं है। वीक में एक मूवी देखते हैं तो भी नुकसान नहीं है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए, उससे पॉजिटिव आता है। तो जिंदगी में हर चीज करो, मैं नहीं कहता कि आप कोई चीज से मत करो, हंस के करो, खुश होके करो, आनंद के साथ करो, मजा आएगा। आज मैं एक मुहिम चला रहा हूं तो मैं अपनी खुशी से चला रहा हूं, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरे अकाउंट से पैसे जा रहे हैं, कोई दुख नहीं है। मैं दुख होके मैं कोई चीज को चलाऊंगा तो उसमें कभी आप खुश हो ही नहीं सकते। तो कोई भी चीज को खुश होके अपन यदि करते हैं, ठीक है, आनंद लेके करते हैं तो मजा आता है, रिजल्ट तभी बनता है, याद रखना, ठीक है। तो मैं मेरे स्टूडेंट से स्पेशली आग्रह करूंगा कि आप हर चीज को इंटरेस्ट के साथ करें, आप आनंद के साथ करें, बहुत मजा आएगा जिंदगी में। याद रखना, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। आपके जीने का अंदाज बहुत अच्छा होना चाहिए। हर चीज को, मैं नहीं कहता कि हर चीज से कट जाओ, एंजॉय कीजिए, लेकिन एक संतुलन लाइफ में बहुत जरूरी है। याद रखना, स्टडी जहां कर रहे हो तो उस समय स्टडी होनी चाहिए, मूवी देख रहे हो तो कोई नहीं उसमें मूवी देख रहे हो, योग कर रहे हो तो उसमें योग ही कर रहे हो, ठीक है। मतलब कोई भी चीज करो तो उसमें बहुत तल्लीनता बहुत जरूरी है, मतलब आनंद के साथ बहुत जरूरी है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है। मेस्लो, क्या है? मेस्लो। और जिंदगी अपने हिसाब से जियो, हमेशा याद रखना, सिर्फ अपने हिसाब से। ये दुनिया ना, आप अच्छा करोगे तो भी बुराई करेगी, आप बुरा करोगे तो भी बुराई करेगी, दुनिया है, इसका आप किसी को नहीं तोल सकते, ठीक है ना। तो मस्त होके जिंदगी को जिए। मेस्लो की आवश्यकता देखिए, अब्राहिम मेस्लो जब भी अपने दिमाग में आता है, मानवतावादी विचारक हैं अब्राहिम मेस्लो, ठीक है। और इन्होंने मानवतावादी संप्रदाय चलाया जिसमें मनुष्य की श्रेष्ठता पे बल दिया, मनुष्य की गरिमा पे बल दिया कि मनुष्य सबसे बेस्ट है, मनुष्य जीवन सबसे बेहतर है और हमें कोशिश ये करें कि जीवन को हम बेहतर और कैसे बनाएं, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो मानव को इसने केंद्र स्थान माना है कि मनुष्य सबसे इंपॉर्टेंट है और उसके जीवन को बेहतर हम कैसे बनाएं, इसके ऊपर हम प्रयास करें। ये थे अब्राहिम मेस्लो और इन्होंने आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत जो दिया था, उस आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में इन्होंने 5 आवश्यकताएं स्पेशली बताई और 5 आवश्यकताओं में से आप आंसर दीजिए कि सौंदर्य मूलक आवश्यकता किसमें है। ये भी मैंने ऑब्जेक्टिव किताब में बताया है, बाकी जो नई वाली किताब आ रही है समग्र मनोविज्ञान, उसमें थोड़ा सा मेस्लो पे और भी नई जानकारी आपको मिलेगी। समग्र मनोविज्ञान में मेस्लो पे थोड़ा और भी नया अपडेट आप लोगों को मिलेगा। नमस्कार, खुश रहो, सादर चरण स्पर्श कर रहे हैं आप सभी को। बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। जिंदगी में बहुत खुशियां आप जिए, बहुत अच्छी जिंदगी जिए। आपने जो सपने देखे, मैं चाहता हूं आपके सब सच हो, सब के सब। वेरी गुड, बताइए महुआ से, कुचामन सेठी से, वेरी गुड। ए आ रहा है, ए आंसर आ रहा है बच्चे, बहुत सारे ए आंसर दे रहे हैं। ए आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है, ए आ रहा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस गर्मी के मौसम में, इस तपती लू में, इस ईर्ष्या के माहौल में आप लोगों की सकारात्मकता, आप लोगों की ये जिज्ञासा, आप लोगों का ये सकारात्मक रूप से और इतने उत्साह से जो आप जुड़ते हैं, ये बहुत ठंड प्रदान करता है, ये बहुत ठंड प्रदान करता है। बाकी ये दुनिया बड़ी गर्मी वाली, याद रखना। आज हर इंसान गर्मी है, हर इंसान जल रहा है, चाहे वो किसी से भी जलो। बहुत बढ़िया, ए आंसर आ रहा है बच्चों का। तीसरा स्थान आप मान रहे हो कि तीसरा स्थान जो है मेस्लो की श्रेणीबद्ध आवश्यकता में सौंदर्य बोध। देखिए, सौंदर्य बोध को आप तीसरी आवश्यकता में इसलिए जोड़ा आपने क्योंकि आपके दिमाग में जो आया वो प्रेम आया है। क्या आया है? प्रेम आया है। आपने प्रेम को सौंदर्य बोध से जोड़ दिया। प्रेम सौंदर्य बोध का प्रतीक नहीं होता है, प्रेम जो है वो सौंदर्य बोध का प्रतीक नहीं होता। इसने जो आवश्यकताओं को वर्गीकरण किया था तो उसमें इसने श्रेष्ठ आवश्यकता किसको माना था? आत्मसिद्धि को माना, फिर रेस्पेक्ट सम्मान को माना, फिर प्रेम स्नेह सामाजिक आवश्यकताओं को माना, फिर इसने सुरक्षा को माना और लास्ट में इसने शारीरिक आवश्यकता को माना। लेकिन इसने कहा था कि जो आपकी आत्मसिद्धि की जो आवश्यकता है, कौन सी आवश्यकता है? आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्वालाइजेशन। इस आत्मसिद्धि में इसने 17 मेटा आवश्यकताओं को शामिल किया था। क्यों शामिल किया था? कि इस आत्मसिद्धि में 17 मेटा आवश्यकताएं शामिल होती हैं और उन मेटा आवश्यकता में एक आवश्यकता क्या थी? सौंदर्य बोध भी थी। क्या थी? सौंदर्य बोध भी इसने शामिल किया था। तो बहुत डिटेल से जब अपन मेस्लो को पढ़ते हैं तब जाके चीजें अपने क्लियर होती हैं।
तो ये मेस्लो का बहुत डीपली नॉलेज की बात है, आप लोगों को नॉर्मली अपन पढ़ते भी नहीं है, नॉर्मली किताबों में वर्णन भी नहीं मिलता है। तो एक नई जानकारी आप लोगों को मेरे माध्यम से पहुंच रही है। तो याद रखिएगा, सौंदर्य बोध जो आवश्यकता है वो आत्म सिद्धि का पार्ट होती है, और आत्म सिद्धि में 17 मेटा आवश्यकताओं को इसने शामिल किया था, उसमें एक सौंदर्य बोध भी जो थे वो एक आवश्यकता थी। तो एक नई जानकारी आप लोगों को मिली होगी, उम्मीद करता हूं बहुत अच्छा लगा होगा इस जानकारी को प्राप्त करके कि सर हमने आज कुछ नया सीखा है। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। कोई बात नहीं, आपने गलत आंसर दिया है, फिर से अपन सही करेंगे। याद रखो, जिंदगी में निराश नहीं होना है, आंखों में आंसू किसी भी हाल में नहीं आने चाहिए। इतना कष्ट है, लोगों ने इतना कष्ट झेला है, आप लोग नहीं, लेकिन मैं स्टूडेंट से जुड़ा हुआ हूं, और उनके जो आते हैं शेयर करने वाली बातें नहीं है, सब शेयर कर ही नहीं सकते हैं। महिलाओं में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने जिंदगी के इतने दुख झेले हैं कि यदि आप सुन लें तो आपकी रूहें कांपने लग जाएगी, और ऐसा लगेगा कि यार अपन बहुत बेटर हैं। तो याद रखें, इन आंसुओं को मत निकालिए, ये आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, ये आंसू पोंछने वाला नहीं है। धरती जो है, ये लोग जो हैं, वो आंसू लाने वाले लोग ज़्यादा हैं। तो कोशिश करें कि इस दुनिया को जलाने के लिए चेहरे पे हमेशा मुस्कान रखें, ताकि वो लोग जलते रहें, वो नकारात्मकता में उलझे रहें। लेकिन आपके एक आंसू जब बहाओगे तो उन लोगों को बहुत खुशी मिलेगी कि आज ये रो रहा है। मैं नहीं चाहता कि कोई ये कहे कि धीर सर का स्टूडेंट रो रहा है, उसकी आंखों में आज आंसू हैं। मेरा एक भी स्टूडेंट रोना नहीं चाहिए, मेरे स्टूडेंट में वो जज्बा होना चाहिए कि उसके दुश्मन जिंदगी भर रोए, उससे जिन्होंने ईर्ष्या की है वो जिंदगी भर रोए, लेकिन मेरा विद्यार्थी कभी रोए नहीं। ये मेरी कोशिश है। लेकिन फिर भी आप लोग दुखी हो जाते हैं, मत होया करो, मस्त रहा करो। ठीक है, तो पांचवी आवश्यकता आत्म सिद्धि, सेल्फ एक्वालाइजेशन, अपनी आंतरिक योग्यताओं के अनुसार जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करना, ये सेल्फ एक्वालाइजेशन होता है, आत्म सिद्धि होता है। तो ये मेस्लो ने पांचवी आवश्यकता बताई थी, याद रखिएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने मूल 7 मानसिक क्षमता का मॉडल दिया था? किसने 7 मूल मानसिक क्षमता का मॉडल दिया था? ठीक है, मूल 7 मानसिक क्षमता का मॉडल दिया था। क्या कह रहे हो सर? हाँ, जिंदगी में ये याद रखो, मैंने एक वीडियो शेयर किया था फेसबुक पे, आपने देखा होगा कि हम हमेशा अपने से नीचे को देखें। ठीक है, जिनके बच्चा नहीं हुआ वो इसलिए दुखी हैं कि बच्चा नहीं हुआ, जिनके बच्चा हो गया वो दुखी हैं कि मेरा बच्चा नॉर्मल नहीं है, और जिन बच्चों का बच्चा अब नॉर्मल नहीं है उनसे नीचे को लोगों को देखो जिनके विचारों के मतलब बच्चे का कोई शरीर का अंग काम ही नहीं कर रहा है। तो जिंदगी में याद रखो, दुख है, लेकिन दुख का कारण है, और उस कारण को हमें दूर करना है। उस कारण को दूर करने के लिए आपको बाहर झांकने की आवश्यकता नहीं है, आपको खुद प्रयास करना है। मानता हूं हर समस्या है, लाइफ कभी समस्या विहीन हो ही नहीं सकती, और समस्या विहीन होगी तो जिंदगी नहीं होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप क्या मानते हैं कि धीर सर असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, इतना बड़ा नाम कमा लिया, आज सब कुछ चीजें कर रहे हैं, तो क्या हमारे जीवन में समस्या नहीं है? हमारे जीवन में बहुत समस्याएं। लाइफ को जिस नजरिए से आप देखना पसंद करोगे, सर क्या लिखा मेरा भाई? समग्र मनोविज्ञान की बुक आ जाएगी, भी लॉकडाउन चल रहा है उसके बाद आ जाएगी। हाँ, बीच में थोड़ा सा रुकता है, ये पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम है, 2-3 सेकंड 4 सेकंड रुकता है, तो उस समय शायद आवाज़ नहीं आती होगी मेरी, टेक्निकल कुछ इश्यूज हैं, अब ज़्यादा समझ में नहीं आता है। देखिए, मेरे को संभावना ये है कि सितंबर लग रही है, बाकी तो खैर एग्जाम का क्या है, एग्जाम का अपडेट अभी फिलहाल कुछ नहीं है। एग्जाम का अपडेट ये कि जैसे हरियाणा में अभी 1 जून से स्कूलें ही खुल रही हैं, ऐसा कुछ सुना है मैंने, तो स्थितियां नॉर्मल तो हो रही हैं, तो स्कूलें खुल रही हैं। तो राजस्थान में 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम्स होंगी, और बोर्ड एग्जाम के बाद अगस्त में आपकी क्या जुलाई अगस्त में क्या संभावनाएं बनती है, जुलाई में स्पेशली यूनिवर्सिटी की एग्जाम्स चलेंगी, तो अगस्त सितंबर में संभावनाएं पूरी हैं रीट की, याद रखिएगा। तो रीट का अपडेट यही है, अगस्त सितंबर आप मान के चलिए, और आप तो ये मान के चलिए ना कि जुलाई में एग्जाम हो जाए तो क्या मैं उसके अकॉर्डिंग तैयार हूं कि नहीं तैयार हूं, ये महत्वपूर्ण है।
तीन आंसर बता रहे हैं। देखिए 7 मूल आंशिक क्षमताएं किसने बताई हैं, 7 मूल मानसिक क्षमता का मॉडल। तो 7 मूल मानसिक क्षमता का मॉडल किसने दिया था, 7 मूल मानसिक क्षमता का मॉडल किसने दिया था? सर हार्वर्ड गार्डनर ने कितनी बुद्धि के प्रकार बताएं? देखो ये प्रश्न आ जाएगा, बाकी मैंने किताब में बात कर रखा है कि शुरुआत में 7 थे, फिर 8 थे, वर्तमान में 9 है। कैसा भी प्रश्न आ जाए 9 ही उत्तर होगा, 9 नहीं होगा तो प्रश्न गलत हो जाएगा, डिलीट होगा। आप वो टेंशन मत लो, आप वो टेंशन मत लो, तो वो हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? थ्रस्टन, निश्चित रूप से थ्रस्टन इसका आंसर होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। थ्रस्टन ने 1938 में अपनी किताब प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं, किताब भी बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रस्टन की, प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किताब किसने दी थी? थ्रस्टन ने दी थी। और इसमें इन्होंने बुद्धि के वैसे तो 13 समूह बताए थे। कितने समूह बताए थे? 13 समूह बताए थे, लेकिन प्रधान जो मानसिक योग्यताएं थी, प्रधान जो मानसिक योग्यताएं थी, मतलब मूल मानसिक योग्यताएं कह दो आप, मूल मानसिक योग्यताएं वो 7 बताई थी। टोटल समूह 13 बताए थे इन्होंने बुद्धि के, लेकिन 13 समूह में से इन्होंने 7 समूह जो है वो प्रधान बताए थे कि ये मूल योग्यताएं हैं, ठीक है। शब्द अर्थ योग्यता, शब्द प्रवाह योग्यता, आंकिक योग्यता, स्थानिक योग्यता, स्मृति योग्यता, तार्किक योग्यता, प्रत्यक्षीकरण योग्यता। तो इन्होंने 7 मूल मानसिक योग्यताएं बताई थी, टोटल 13 समूह बताए थे। तो याद रखना है 7 समूह की बात आएगी, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात आएगी, समूह कारक सिद्धांत की बात आएगी, आपका उत्तर क्या होगा? थ्रस्टन होगा। कौन होगा? थ्रस्टन। तो याद रखिएगा थ्रस्टन। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा बिंदु है, ये जो चौथा प्रश्न है आपके सामने, ये अच्छा टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैंने जिन बच्चों ने ऑफलाइन क्लासेस ली है या जिन्होंने ऑनलाइन अवनी एजुकेशन ऐप ले रखा है, मैंने क्लास में भी इस चीज को क्लियर किया होगा, बताया होगा कि जो रीट एग्जाम पैटर्न है उसमें आदमी बहुत सटीक बैठता है। कौन? स्टर्नबर्ग। तो मैंने दोनों ही कोर्स में, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही कोर्सों में इस पर चर्चा की है और दोनों में ही बताया है मैंने कि बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, आपको इसको देख के जाना है स्टर्नबर्ग को, ठीक है। तो कक्षा कब से कब तक होती है? देखिए लगभग टाइमिंग अपना यही है, 9:15 से लगभग लास्ट 10:15, 1 घंटे के बीच में होती है, कभी 40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, तो ये होता है। रीट में सीटें बढ़ेंगी क्या? देखिए संभावनाएं पूरी हैं रीट में सीट बढ़ने की, 31,000 से 50,000 होने की, कि पहले रीट होगा और उसके बाद जब आपको निदेशालय के द्वारा बीकानेर आवेदन लिए जाएंगे तो उस समय हो सकता है ये 50,000 आप लोगों के सामने आवेदन हो और आपकी जिंदगी का बहुत गोल्डन चांस होगा। बोर्ड का बैकग्राउंड सही करें। चलो ठीक है, अगली बार बैकग्राउंड चेंज करवा देंगे, ग्रीन की जगह दूसरा कर देंगे, शायद दिखने में आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, कोई बात नहीं, चेंज करवा देंगे। और बताओ, आप जैसा सर शायद कोई नहीं है ये तो पता नहीं, कि हर इंसान अपना बेटर करता है, मैं अपने अकॉर्डिंग, मेरी क्षमताओं के अकॉर्डिंग बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है मेरे से कोई और भी बेटर ज़्यादा कर रहा हो, तो ये भी अपना एक होता है, हमें कौन पसंद आ जाता है। बाकी मुझे नहीं पता कि मैं कितना बेटर हूँ क्या नहीं, मुझे तो खैर मैं तो अपना बेटर लगूंगा ही लगूंगा। बाकी ज़िंदगी में मैंने आपको कहा कि हमेशा थोड़ा सा औरों के लिए जीना चाहिए, बस सिंपल सी लाइफ का फंडा यही है, बाकी सब मोह माया है, याद रखना। सर रोज लाइव आया करो, निश्चित रूप से प्रयास रहता है, लेकिन एक लाइव सेशन करना एक बहुत बड़ा वो होता है, उसके लिए वो मेंटली फिजिकली तैयार होना पड़ता है। देखिएगा बहुत अच्छा प्रश्न है। स्टर्नबर्ग बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं इन्होंने, ठीक है। इनका सिद्धांत था त्रितंत्र, जिसको बुद्धि का सूचना संसाधन सिद्धांत भी कहते हैं, त्रिचापीय सिद्धांत भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। त्रिचापीय सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, त्रितंत्र सिद्धांत भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो त्रितंत्र, त्रिचापीय, ठीक है, ये सिद्धांत इनका सूचना संसाधन सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत इन्होंने दिया था और इनकी किताब थी बियॉन्ड आईक्यू, 1985 में इन्होंने सिद्धांत दिया था। तो इस सिद्धांत में इन्होंने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था घटकीय बुद्धि, कि जो सूचनाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, उनको छोड़ो टुकड़ों में विभाजित अपन कर लेते हैं और फिर उनका समाधान करते हैं, इसको अपन विश्लेषण बुद्धि भी कहते हैं। दूसरी बुद्धि होती है अनुभवजन्य बुद्धि।
अनुभवजन्य बुद्धि को आप सृजनात्मक बुद्धि भी कहते हैं कि अपने पूर्व अनुभव के आधार पर आप किसी नवीन समस्या का नवीन जो समाधान निकालते हो, सर्जन करते हो, वो होती है अनुभव या सृजनात्मक बुद्धि। और तीसरा प्रकार इन्होंने बताया था संदर्भ बुद्धि, ठीक है, रेफरेंस बुद्धि। और रेफरेंस या संदर्भ बुद्धि जो है, इसको इसने बोला था व्यवहारिक बुद्धि, जो दैनिक जीवन में अपने समस्याएं आती हैं। क्या आती हैं? दैनिक जीवन में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को पर्यावरण के संदर्भ में अपन समाधान करते हैं। यह हमारी एक प्रकार से कौन सी बुद्धि होती है? संदर्भ बुद्धि, जिसको आप व्यवहारिक बुद्धि भी आप कह सकते हो, याद रखना, ठीक है। तो ये व्यवहारिक बुद्धि जो शब्द इसने यूज किया, वो किस बुद्धि के लिए किया है? तो ये संदर्भ बुद्धि के लिए किया था, और इसको व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। तो ये बुद्धि के 3 प्रकार थे: घटक या विश्लेषण बुद्धि, अनुभव या क्रिएटिव सृजनात्मक बुद्धि, और संदर्भ बुद्धि या इसको व्यवहारिक बुद्धि भी आप कह सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? बी आंसर। ये किताब में मैंने डाल रखा है, जिन्होंने किताब अच्छे से पढ़ रखी है उनको पता है। और बहुत से बच्चों ने किताब की बहुत प्रशंसा की है। मैं बहुत खुशी होती है मुझे कि सर बहुत कुछ पाया है आपकी किताब से। पहली बार लगा कि साइकोलॉजी में कुछ हटके कुछ चीज मिली है। ये आप लोगों का प्रेम है, बना रहे मेरे साथ, बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। चौथा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन तीनों बुद्धियों के प्रकार याद रखने आपको। पांचवा प्रश्न एक विवादित प्रश्न मानूंगा मैं इसको। बच्चे ने भेजा जरूर है मेरे को, लेकिन ये प्रश्न आता है तो अपने आप में एक मतलब इसमें सभी ऑप्शन एक प्रकार से गलत है वैसे देखो तो। फिर भी देखिए, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन सा अपने बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? कौन सा इनमें से आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, आपको बताना है। आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है, हाँ, प्रायोगिक बुद्धि कह सकते हैं आप उसको, व्यवहारिक बुद्धि को प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। सर डीएसएसबी के बारे में बताइए। देखिए, डीएसएसबी में बहुत सारी वैकेंसी आ रही हैं, गोल्डन चांस आप लोगों के समक्ष है। आज दोबारा इंग्लिश संस्कृत की वैकेंसी आई है टीजीटी की। उससे पहले जो मैंने टेलीग्राम पे सूचना डाली थी उसमें लगभग 10,000 सतंतर कुछ ऐसे वैकेंसियां थी। तो 15-15 हज़ार वैकेंसियां डीएसएसबी की आनी, जहां प्रोबेशन तक नहीं होता, एक बहुत शानदार पेमेंट आपको मिलता है और बहुत बड़ा रोल होता है वहाँ। साइकोलॉजी टीचिंग मेथड का 100 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, तो आराम से आप कर सकते हो। डीएसएसबी बहुत बढ़िया वैकेंसी। यस यस, बताइए बताइए फटाफट। कम दिख रहा है आज। ये इन्होंने बैकग्राउंड शायद आज अच्छा नहीं रखा, क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ हुई है कि एकदम से क्लियर बैकग्राउंड नहीं है, या कोई गड़बड़ है आज? वो है ना, वो फ्लैश लाइट है ना, वो ऐसे करने वाला। वो ऊपर करो और वो है ना, जो वहाँ पे है ना आवाज़ ज़्यादा करते हैं ना, वहाँ पे उसके साइड में एक और आवाज़ ज़्यादा करने वाला ऐसा है ना, उसे थोड़ा ऊपर करो। अच्छा, ये बात है क्या? इसलिए फ्लैश नहीं दिख रहा, वो कम हो रखा है इसलिए। नमस्कार सभी को। अभी शायद कुछ आज क्लियरिटी में कुछ कमी है, तो कुछ रीजन मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। पहला ऑप्शन है, फादर रॉबर्ट अपनी कक्षा के उन बच्चों को चॉकलेट देते हैं जो अच्छा व्यवहार करते हैं। ठीक है, मतलब अच्छे व्यवहार के लिए फादर रॉबर्ट ने क्या दी? उन बच्चों को चॉकलेट दी। दूसरा, अगली कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पे नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं। तीसरा है, अपने पुत्र के जन्मदिन पे गिरजेश कुमार दावत यानी कि भोजन खिलाते हैं अपने पुत्र के जन्मदिन पे। विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पे राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। एक जगह प्रशंसा आ रही है, एक जगह चॉकलेट आ रहा है, एक जगह कहानी की पुस्तक आ रहा है, और एक जगह दावत आ रही है। तो क्या आंसर होना चाहिए? बताइए आंसर क्या रहा? दिख रहा है सर, चलो ठीक है, थोड़ा सा कुछ फ्लेक्स का फर्क हो सकता है ना, तो कल कोशिश करेंगे कि इसका बैकग्राउंड चेंज कर दें, ब्लैक या कुछ वाइट या ऐसा कुछ रख लेंगे ताकि आपको एकदम सही दिखाई दे। हो सकता है कुछ दिखने में प्रॉब्लम हो। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर सभी बाहरी लग रहे हैं।
सर सभी बाहरी लग रहे हैं। डी डी दावत, डी 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 लग रहा है, प्रशंसा डी, सी बी सी। देखिए आप लोगों को इस पर्सन के अकॉर्डिंग आंतरिक और बाह्य विप्रेरणा का मतलब क्या होता है। देखिए आंतरिक और बाह्य विप्रेरणा का मतलब ये होता है कि हम लोग, आंतरिक का मतलब जब अपनी इच्छा से कोई चीज को अपन करते हैं, और बाह्य प्रेरणा का होता है जब दूसरों के दबाव में अपन कोई चीज वो करते हैं। आंतरिक का मतलब स्वयं की इच्छा से, और बाह्य का मतलब दूसरों के दबाव में आके करते हैं, चाहे वो प्रशंसा हो, चाहे वो पुरस्कार हो, चाहे वो दंड हो, चाहे वो प्रतिस्पर्धा हो, चाहे ये चीजें सब बाह्य प्रेरणा में आते हैं। तो अपनी इच्छा से बच्चा करेगा, वो इंटरनल मोटिवेशन है। तो यहां ये मेरे अकॉर्डिंग तो ये पर्सन गलत है यदि पूछा गया है तो, मैं मेरा एटीट्यूड बता रहा हूं। लेकिन यदि इनमें से भी किसी एक को सिलेक्ट करना हो, यहां चॉकलेट बच्चे को दी है, इसका मतलब बाह्य मोटिवेशन दिया है, ठीक है। यहां दावत भोजन दिया है तो ये भी बाह्य मोटिवेशन है। सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं, प्रशंसा और चॉकलेट तो बाह्य मोटिवेशन हो गया। यहां ऑप्शन में दो कंफ्यूजन है। गिरजेश कुमार दावत देते हैं और कहानी की पुस्तकें देते हैं, यहां दो कंफ्यूजन है। अब दावत जो होता है वो भोजन है, और भोजन जो होता है वो क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। भोजन क्या है, इंटरनल मोटिवेशन है। तो यहां उसके अकॉर्डिंग जो है वो सी हो सकता है। क्या हो सकता है, सी हो सकता है। कहानी की पुस्तक देता है, लेकिन वो किस वजह से दी है, कक्षा में कक्षा उन्नति पाने पर। तो यहां भी दो ऑप्शन उलझा रहा है। कहानी की पुस्तक दी है, लेकिन वो दिया तो बाहरी रूप से है, तो मोटिवेशन तो बाहरी रूप से, चारों ही बाहरी लग रहे हैं। लेकिन यहां दावत शब्द के आधार पे अपनी इनसाइट का यदि यूज करते हैं, तो दावत चूंकि भोजन का पार्ट है, और भोजन भूख जो है वो इंटरनल मोटिवेशन होता है, तो संभवतः मेरे अकॉर्डिंग यहां आंसर दिया जाए तो सी आंसर दिया जाए तो ज्यादा बेटर होगा, ठीक है ना, सी आंसर। बाकी पर्सन कहां आया हुआ मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, बच्चे ने भेजा था, मैंने अपने अकॉर्डिंग व्याख्या कर दी है, तो आप इस चीज को समझ सकते हैं कि भोजन भूख, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए, सर मिशन प्लेटफॉर्म पे आपका क्या नाम नहीं है। हाँ, अरे आपका नाम नहीं लिया, चलो बढ़िया है ना। तो नाम लेने की जरूरत कहां है, जिंदगी में नाम अपना ऐसा बना लो कि आपको किसी के नाम की आवश्यकता नहीं पड़े, चाहे वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है ना। मैंने तो लोगों पे बहुत विश्वास किया है, लेकिन मुझे हमेशा मिला कुछ नहीं है, याद रखना। तो जिंदगी में अपने नाम को इतना अच्छा बनाओ, इतनी मेहनत करो कि किसी पे आपको डिपेंडेबल नहीं रहना पड़े। आप लोगों को फील हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि किसने नाम लिया किसने नहीं लिया। और जिंदगी में याद रखो, अपने मस्त रहो कोई नाम ले न ले। तभी तो मैंने कहा ना कि अपना जिंदगी में खुद सब कुछ अपना करो, क्योंकि दूसरों के आप काम करते हो तो वहां आपको हो सकता है कि उतना वो नहीं मिले, ठीक है ना। बेटर है जिंदगी में अपने आप की इतनी पहचान बनाओ कि खुद का हर काम करो, आप खुद का करो, वो ज्यादा बेटर है। नाम लिया जा रहा है क्या, नाम लिया नहीं जा रहा है कि लिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा था, लिया जा रहा था क्या, चलो ठीक है फिर तो। मैं सोचा कि लिया नहीं गया लिया जा रहा है तो ठीक है। बाकी फिलहाल मैं ऐसा कोई है नहीं विचार मेरा कहीं भी। बाकी वो नाम ले रहे हैं तो उनका बड़प्पन है, मेरा नाम ले रहे हैं। बाकी हमारे बहुत अजीज हैं, कनक सिंह जी से अच्छे बहुत रिलेशंस हैं, और काम किया हमने मिशन पे, तो निश्चित रूप से उन्होंने नाम लिया होगा। मेरे लिए बहुत बढ़िया बात है और लेना भी चाहिए। चलो ठीक है, नाम लिया जा रहा था, मैं सोचा नहीं लिया मुझे हर्ट हो गया इस बात का कि मेरा नाम नहीं लिया, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, लिया जा रहा है तो बहुत बढ़िया, अच्छी फीलिंग आती है। नहीं लिया जा रहा तो कोई बात नहीं है। कोशिश अपन तो मेहनत करते हैं, जहां भी करें अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। बाकी यदि उनका बड़प्पन है, यदि उन्होंने नाम लिया है मेरा। भेज देंगे, क्वेश्चन भेज देंगे। देखिए यहां सी आंसर हो गया, समझ में आ गया ना ये, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पर आधारित है। ये सब प्रश्न बहुत बढ़िया है, सब प्रश्न बहुत बढ़िया हैं। और ये सब प्रश्न, मेरा उद्देश्य है कि मैं आपको इन सभी प्रश्नों से मतलब एक ऐसा कोर्स तैयार हो जाएगा, एक बेहतरीन क्वेश्चन, मतलब एक अनावश्यक चीजों से हटके एक बहुत बेहतरीन संकलन लेके आ रहा हूं मैं।
निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत संज्ञानात्मक प्रक्रिया पे आधारित है? देखो, जब भी आप बुद्धि टॉपिक पढ़ते हो, बुद्धि में वैसे आप, मैं नहीं कहता कि आप कोई कोर्स लें, आप ऑफलाइन में पढ़ें मेरे पास, ऑनलाइन मेरे से पढ़ें, ठीक है, चाहे अवनी एजुकेशन ऐप पे आप नहीं ले, कोई बात नहीं, लेकिन आप यदि बुक पढ़ रहे हैं तो बुक में मैंने ये सब चीजें क्लियर कर रखी हैं कि बुद्धि के सिद्धांतों को दो पार्टों में डिवाइड करते हैं अपन। एक है कारकीय सिद्धांत और एक है प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत। जो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत होते हैं वो सब क्या होते हैं? बुद्धि के संज्ञानवादी पक्ष पे बल देते हैं। किसे बल देते हैं? बुद्धि के संज्ञानवादी पक्ष पे। तो संज्ञानवादी पक्ष आएगा, वहां बुद्धि के कौन सिद्धांत आएंगे, उनके नाम मैंने अलग से लिख रखे हैं, सबके नाम अलग से लिख रखे हैं, और कार्य के सिद्धांत पे अलग से लिख रखे हैं। तो आजकल ऐसे प्रश्न आने लग गए, तो आपको थोड़ा सा इसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि कार्य के सिद्धांत कौन से होते हैं और प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत कौन से होते हैं, थोड़ा सा अपने माइंड में रखना है। वेरी गुड, बताइए फटाफट, कौन सा संज्ञानात्मक है? स्टर्नबर्ग, गार्डनर बहुबुद्धि, गिलफोर्ड त्रिआयामी, या स्पीरमैन का त्रिकारक सिद्धांत? आंसर बताइए। अरे अवनी से मिला देंगे, टेंशन मत लो, आप सब मिला देंगे अवनी से। पहले आप तो पढ़ लो। ऐसे अवनी से मिलाने से क्या फायदा होगा? अवनी को मिलाएंगे तभी जब कुछ बनोगे आप, ठीक है ना। बुक किस नाम से? अरे बुक किस नाम से ये नहीं पता। अवनी एजुकेशन के नाम से अपनी बुक आती है, अपना सब कुछ अवनी के नाम से, अवनी एजुकेशन ऐप, अवनी पब्लिकेशन के नाम से अपनी सब बुक्स आ रही हैं। कला संस्कृति, मॉडल पेपर, साइकोलॉजी, सबकी बुक्स आ रही हैं अपने। नमस्कार नमस्कार। सी वेरी गुड। देखिएगा, समझिएगा, इस पर्सन को समझना ही नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सी बात थी। आप में से बहुत से बच्चों ने इसका आंसर गलत दिया है, मुझे बहुत दुख हुआ है। मुझे रियली में इस पर्सन का आंसर देख के बहुत दुख हुआ है कि आप लोगों की तैयारी में कहीं ना कहीं ठहराव आया है। आप लोग कहीं ना कहीं सही तरीके से पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जिनके पास अवनी मनोविज्ञान है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस बच्चे ने उस किताब को पढ़ा हो और उसका आंसर गलत हो, उसका आंसर गलत हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, याद रखना। तो आप कहीं ना कहीं अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हैं, याद रखना। वहां मैंने आपको क्लियरली बताया है वहां पे क्या है। तो इसमें सिंपल सा मैंने बताया था कि स्टर्नबर्ग का जो त्रितंत्र सिद्धांत है वो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में, बाकी गार्डनर कार्य के सिद्धांत में, गिलफोर्ड कार्य के सिद्धांत में और स्पीरमैन कार्य के सिद्धांत में, ये तीनों कार्य के सिद्धांत में। किसमें है ये तीनों सिद्धांत? कार्य के सिद्धांत में है, मतलब ये संज्ञानवादी सिद्धांतों में शामिल ही नहीं है। तो संज्ञानवादी सिद्धांत में जीन पियाजे शामिल है, स्टर्नबर्ग शामिल है, जेनसन शामिल है, जेपी दास शामिल है। तो ये लोग स्पेशली सूचना आपके संज्ञानवादी सिद्धांतों में शामिल हैं। तो इस पर्सन में कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। स्टर्नबर्ग का त्रितंत्र सिद्धांत जो है वो संज्ञानात्मक प्रक्रिया पे आधारित है, ये क्लियरली मैंने लिख रखा। उसके बावजूद यदि आप इस पर्सन का आंसर दे रहे हैं तो रियली मुझे बहुत दुख हुआ है कि आप लोग उतना अच्छा नहीं पढ़ पा रहे हो जिस तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। मैं बार बार ये चीजों को बोल रहा हूं, जब तक तरीका नहीं बदलोगे, जब तक भीड़ से अलग निकलने की सोच नहीं रखोगे, जब तक एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग स्टडी नहीं करोगे, तब तक पिसते रहोगे। हटिए, ये समय बेहतरीन करने का है, ये समय कुछ अच्छा करने का, याद रखना। तो प्रक्रिया प्रधान सिद्धांत में स्टर्नबर्ग का सिद्धांत आता है। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? यहां थोड़ा सा आंसर चेंज कीजिएगा, ये टाइपिंग गलत हुआ है या प्रश्न गलत है। प्रश्न ऐसा नहीं था, यहां समूह कारक जो सिद्धांत है ये ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है ना। यहां ऑप्शन जो था वो था त्रिआयामी सिद्धांत। त्रिआयामी सिद्धांत जो है इसका ऑप्शन है। तो अभी 4 ऑप्शन में बताओ आप कि इनमें से कौन सा सही होगा। संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है? बताइए, बताओ फटाफट बताओ, आंसर दो, फटाफट आंसर दो। बी 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 वेरी गुड, बी बी वेरी गुड, बी बी वेरी गुड। देखो आप समझ गए होंगे, साइकोलॉजिकल चीज थी। जब मैंने इसका नाम चेंज किया तो आपको लगा होगा कि शायद यही होगा सर। निश्चित रूप से जो त्रिआयामी सिद्धांत, और त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? गिलफोर्ड ने। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने दिया है। अब गिलफोर्ड ने जो त्रिआयामी सिद्धांत दिया, याद रखना, 3 डायमेंशनल थ्योरी, उस 3 डायमेंशनल थ्योरी के 3 पार्ट थे। मैंने बहुत बार रिपीट किया, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। मतलब एक पर्सन के साथ अपना डाटा कितना तैयार हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। एक नॉर्मली अपन 6, 5, 7 पर्सन नहीं पढ़ रहे हैं, इन 6-7 पर्सनों के साथ अपन कितनी सारी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। याद रखना कि नॉर्मल मैं पर्सनों को नहीं करवा रहा हूं, मैं आपको ये भी तो बता रहा हूं कि चीज है क्या।
तो ये चीजें हैं, तो टाइम लगेगा। एक बच्चे ने मैसेज किया था कि सर 7 प्रश्नों में 35 मिनट लगे। आपको जरूरत कहाँ है देखने की, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, आप इतना समय आप लोगों के लिए कीमती है तो आप मत देखा करो ना, आप किताब पढ़ा करो। फिर इतने बिजी इंसान आप क्यों आते हो लाइव में, आप बैठा करो आराम से, किताब पढ़ लोगे तो टेंशन नहीं है। इतना समय आप बेशकीमती लोग हो, जो बेशकीमती जो इतने महत्वपूर्ण लोग हैं वो तो ये मोबाइल फोन ही नहीं रखेंगे, कीपैड वाला फोन रखेंगे उनके लिए। तो इतना जो अधीर बच्चे हैं ना, वो घर बैठा करो, मत देखा करो वो चीजें। इसमें कितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने त्रिआयामी सिद्धांत में जो 3 पार्ट बताए थे, संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। तो संक्रिया जो पार्ट बताया था, संक्रिया पार्ट में इन्होंने 6 कारक बताए। कौन कौन से? संज्ञान। संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना, किसी चीज को समझना, ये संज्ञान होता है। अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, आपका स्मृति धारण, स्मृति कूटलेखन और मूल्यांकन, ये टोटल 6 कारक बताए थे। कितने कारक बताए थे? टोटल 6 कारक इन्होंने बताए थे। तो संज्ञान कौन से कारक का हिस्सा हो गया? संक्रिया का हिस्सा हो गया। किसका हिस्सा हो गया? संक्रिया का हिस्सा हो गया। इसलिए संज्ञान बुद्धि के किस सिद्धांत का हिस्सा है? तो संक्रिया का हिस्सा। इसलिए यहां आंसर आपको क्या करना था? गिलफोर्ड का त्रिआयामी सिद्धांत। इस प्रश्न का आंसर सही होगा। ये आया हुआ प्रश्न है, यहां याद रखना त्रिआयामी होगा। बाकी तो ये सब कारकीय में आते हैं, लेकिन ये कारकीय में आने के बावजूद जो है अपने संक्रिया पार्ट में ये संज्ञान की चर्चा करता है। और संज्ञान का मतलब क्या होता है? किसी चीज को जानना और समझने की प्रक्रिया। आगे देखिए 8 नंबर, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व की विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? बताएंगे फटाफट। नया प्रश्न है और यह सिर्फ बनाया गया है आपको कंफ्यूजन से बचाने के लिए। कंफ्यूजन से बचाने के लिए इस प्रश्न को बनाया गया है, ताकि आपको कोई टेंशन नहीं हो। सर आपको बेस्ट बता रहे थे, चलो बहुत बढ़िया है, हमें बेस्ट बता रहे थे कनेक्टिंग जी, तो अच्छी बात है। बाकी मुझे लगता है कि आदमी हमेशा अपने में जो सुधार करता है, बेस्ट तो हम बन ही नहीं पाते हैं, लास्ट तक जाके नहीं बन पाते हैं। सीखना है, बस सीखने की प्रक्रिया से गुजर रहा हूं मैं तो आप लोगों से सीखता रहता हूं। सर फर्स्ट ग्रेड मनोविज्ञान क्लास कब शुरू कर रहे हैं? जल्दी कर देंगे, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। देखिए सी, देखिए वेरी गुड। यहां आपको यह समझना था कि जो क्रेशमर का वर्गीकरण था, किसका वर्गीकरण था? क्रेशमर का जो वर्गीकरण था वो किसके आधार पे था? तो क्रेशमर का जो वर्गीकरण था वो शारीरिक संरचना के आधार पे था। युंग का जो वर्गीकरण था वो मनोवैज्ञानिक आधार पे था। स्प्रेंगर का वर्गीकरण जो समाजशास्त्रीय आधार पे था, ठीक है। और केनन का जो वर्गीकरण था वो था नाड़ी मंडल ग्रंथि के आधार पे। एक तो हिप्पोक्रेटस ने भी ग्रंथि की बात की है और एक केनन ने भी बात की है। और केनन ने जो प्रकार बताए थे ग्रंथि के आधार पे वो 7 बताए थे। क्या बताए थे? 7, कि जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथि है उसका वर्गीकरण किया केनन ने, ठीक है ना। हाइपोथायराइड, ठीक है, थायराइड, नॉर्मल थायराइड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि, एडिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, गोनेडस के आधार पे 2 वर्गीकरण किए, थायराइड के आधार पे 3 वर्गीकरण किए, पीयूष ग्रंथि के आधार पे 1 वर्गीकरण किया, एडिनल ग्रंथि के आधार पे 1 वर्गीकरण बताया। तो इस प्रकार टोटल इसने 7 वर्गीकरण किए। जो अपनी नई समग्र मनोविज्ञान किताब आ रही है उसमें कंप्लीटली मैंने इसको डाला है। इसकी मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा केनन का वर्गीकरण। तो केनन इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण में नहीं आता है, इसलिए नॉर्मली इस पर चर्चा कम की जाती है। लेकिन फिर भी आप देख लीजिएगा ग्रंथियों के आधार पे, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि के आधार पे, कि अंतःस्रावी ग्रंथि में से जो हार्मोन का स्राव होता है उसके आधार पे क्या किया था? इसने वर्गीकरण किया था। किसने वर्गीकरण किया था? केनन ने किया था, ठीक है ना। एडिनल ग्रंथि के आधार पे, पैराथायराइड ग्रंथि के आधार पे, गोनाडस हाइपर एक्टिव, गोनाडस हाइपो एक्टिव, हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड और पिट्यूटरी टाइप। तो ये टोटल 7 प्रकार बताए थे। हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड, पिट्यूटरी टाइप, एडिनल कॉर्टेक्स, पैराथायराइड, गोनाडस हाइपरएक्टिव और गोनाडस हाइपोएक्टिव। तो ये अंतःस्रावी जो हमारी ग्रंथियां उसके आधार पर वर्गीकरण किया था, ठीक है। मारवाड़ की धरती से नमस्कार, नमस्कार केनन। हाँ केनन करना आपको, बाकी सब प्रश्न आ जाएंगे, आपको सब प्रश्न आ जाएंगे, सबके सब प्रश्न, टेंशन मत लो आप, सब आ जाएंगे, चिंता मत करो आप। तो मस्त तरीके से, बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। वेरी गुड। 9वां प्रश्न आप लोगों के सामने आ रहा है। अरे आप मत कमेंट करो एक बच्चे के कि वो सच समय वाला। समय तो देखो हर बच्चे का अपना एटीट्यूड है। कुछ बच्चों को क्या अच्छा लगता है, कुछ क्या अच्छा लगता है। अब अपन भगवान नहीं बन सकते, इंसान है।
और मैं तो कहता हूं जिंदगी में हर चीज अपने अकॉर्डिंग करो, आपको जो अच्छा लग रहा है कर रहा है। मैं मेरे अकॉर्डिंग चलता हूं, मुझे जो अच्छा लगता है कि मैं क्या बेटर दे सकता हूं, मेरी सोच है, ठीक है। अब सबको आप खुश नहीं रख सकते, सबको किसी को खुश नहीं रख सकते। आप ये सोचते हैं कि मैं सब खुश रख दूं, नहीं रख सकते। और वो सही है, टाइम वाले जो होते हैं ना, वो टाइम कहाँ कहाँ खराब करते हैं आपको खुद को समझ में नहीं आता। ये जो टाइम की बातें करते हैं ना कि ऐसे, वो खुद अपना टाइम कहाँ कहाँ बर्बाद करते हैं उनको खुद को ही नहीं पता होता है। बस वो यहाँ आदर्शवादी बनने की कोशिश करते हैं। और ये कुंठा फ्रस्ट्रेशन होती है, हर बच्चे में एक फ्रस्ट्रेशन है, वो उसको व्यक्त कर देता है, बस और कुछ नहीं है याद रखना। हरकत विकलांगता, अब एक नया शब्द आपके सामने आ गया गुरुजी, हरकत विकलांगता तो कभी पढ़ी नहीं हमने। हरकत विकलांगता, अब आंसर दो फिर बता दूंगा मैं। हरकत विकलांगता, आपका कोर्स लेना है सर, अवनी एजुकेशन ऐप आप डाउनलोड कर लें, कोई बात नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी की धरती से नमस्कार नमस्कार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिएगा, हरकत विकलांगता का बहुत अच्छा बिंदु है। अब हरकत विकलांगता से आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हरकत विकलांगता को एक शब्द हमारी किताब में अवनी मनोविज्ञान में एक शब्द दे रखा है मैंने, लोकोमीटर विकलांगता, ठीक है ना। नॉर्मली शब्द नहीं आता, मैंने सिर्फ उलझाने के लिए शब्द दिया है, मैंने उलझाने के लिए शब्द दिया है। हरकत विकलांगता का किताब में जो अवनी मनोविज्ञान में अपने लिख रखा है, नॉर्मली प्रश्न आता है, वो मोटो स्किल डेवलप, जो मोटर अपनी एक मतलब गामक जो विकलांगता है उसका पार्टर लोकोमीटर, लोकोमोटर, ये शब्द आपने देखा होगा, लोकोमोटर, ये शब्द मैंने किताब में दे रखा है, लोकोमोटर विकलांगता। अब लोकोमोटर विकलांगता या हरकत विकलांगता, तो इसको समझिएगा, बहुत अच्छी चीज है, समझिएगा। औरों की कमेंट्स पे ध्यान मत दे, मस्त रहे, पॉजिटिव रहे। हरकत विकलांगता, लोकोमोटर विकलांगता क्या है? देखिए, हरकत का मतलब क्या होता है, अपन कई बार जब आदमी बोलते हैं यार इसके शरीर में हरकत नहीं हो रही है, क्या नहीं हो रही है यार, इसके शरीर में हरकत नहीं हो रही है। हरकत का मतलब क्या है? आपका हाथ नहीं हिल रहा, आपका पैर नहीं हिल रहा, आप चल नहीं पा रहे हो। हरकत का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं पाना, एक जगह से दूसरी जगह चल नहीं पाना, ये क्या है? हरकत विकलांगता। तो लोकोमोटर विकलांगता यही है कि आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां, इनमें समन्वय नहीं हो पाता है। क्या नहीं हो पाता? इनमें समन्वय नहीं हो पाता है, कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, और उस कोऑर्डिनेशन की वजह से बच्चा ना तो वस्तु को पकड़ सकता है, ना वो चल सकता है। तो ये जो विकलांगता, इसको लोकोमोटर विकलांगता बोलते हैं, गामक विकलांगता बोलते हैं, इसको हरकत विकलांगता बोलते हैं। इसमें हड्डियों में प्रॉब्लम होती है, मांसपेशियों में प्रॉब्लम होती है, और बच्चा इनमें समन्वय स्थापित नहीं कर पाता। और स्पेशली इसका मतलब ये लिया गया है कि चल नहीं पाना, ठीक है, वस्तु को पकड़ नहीं पाना, एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाना, ये विकलांगता कौन सी है? हरकत विकलांगता। तो हड्डियां, जोड़ों व मांसपेशियों की विकलांगता क्या है? हरकत विकलांगता है। तो अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा। चूंकि 2016 का जो विकलांगता अधिनियम हम पढ़ते हैं विशिष्ट बालक में, ठीक है, और विशिष्ट बालक में विकलांगता अधिनियम पढ़ते हैं, वहां 21 रोगों को शामिल किया गया है। तो इसमें भी 80% जिसमें लोकोमोटर विकलांगता होती है वो भी इसमें क्या है? शामिल है। तो आजकल इनका रिजर्वेशन भी जो है वो 5% जो है किया गया है विकलांग बच्चों के लिए, बड़ी बात है। वेरी गुड। अगला प्रश्न, एक बार बेटा, अंधे बच्चे को पढ़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग करना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, ये आने वाले प्रश्न है सबके सब, ये सब के सब रीट और डीएसएसबी एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाए जाने वाले प्रश्न है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंधे बच्चे को पढ़ने के लिए किस युक्ति का प्रयोग सबसे बेटर करना चाहिए? अबेकस, ऑडियोमीटर, ब्राइले, थर्मामीटर। ठीक है, ऑडियोमीटर तो अपन जिनके बधिर बच्चे उनके लिए करेंगे, ब्राइले इनके लिए नहीं है, ब्राइले का संबंध नहीं, थर्मामीटर को क्या मतलब संबंध ही नहीं है। अबेकस, अबेकस इनके लिए उपयोगी है। मैं बार बार इन बच्चों को, मैंने ऑफलाइन क्लासेस के बच्चों को पता होगा, मैंने इस चीज की चर्चा बहुत बार की है कि अंधे बच्चों पे पर्सन कैसा बन सकता है। मैंने क्लास में एक बिंदु ये बताया कि ये पर्सन ये बन सकता है, और इसके अकॉर्डिंग मुझे देखना है, यहां से चीज आ सकती है। चक्षु विकलांग बच्चों के लिए कौन सी चीजें उपयोगी हैं, चाहे वो आपका लेटर फ्रेम लेटर है, ठीक है, अबेकस है, आपका स्पीच कैलकुलेटर है, ठीक है, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए। इन चीजों का दृश्य सहायक सामग्री का, ऑडियो सहायक सामग्री का भी अपन प्रयोग करेंगे। लेकिन यहां दो चीजें हैं, ये ऑडियो मीटर लिख रखा है,
ये ऑडियो सहायक सामग्री, ऑडियो मीटर, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है कि सर ऑडियो मीटर होगा कि अबेकस होगा। अंधे बच्चों के लिए अबेकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टेलर फ्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टाकॉन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पीच प्लस कैलकुलेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है और मैंने इसकी टेबल बना रखी है उन्हीं मनोविज्ञान में, जरूर देख के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है वो। तो अबेकस क्या होता है? अबेकस एक प्रकार से गिनतारा है, हिंदी में क्या बोलेंगे? गिनतारा, ठीक है। गिनतारा मतलब अपन एक गणितीय कैलकुलेशन में इसको यूज करते हैं और इससे मेमोरी बढ़ती है, इससे एकाग्रता बढ़ती है। आजकल ये चक्षु विकलांग बच्चों के लिए तो उपयोगी है ही, अपन नॉर्मल बच्चों के लिए भी अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। इनसे मैथमेटिक्स बहुत मजबूत बनती है, आपका केंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ती है, मेमोरी बढ़ती है आपका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक यंत्र है गिनतारा जिसको अपन बोलते हैं। तो गणितीय कैलकुलेशन में इसका प्रयोग किया जाता है और अंधे बच्चों के लिए स्पेशली इसका प्रयोग होता है अबेकस। ये स्पेशली चीन में सबसे पहले इसका आविष्कार माना जाता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पर्सन है अबेकस। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, परीक्षण व त्रुटि के द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? ये बहुत सामान्य प्रश्न है, मुझे लगता नहीं कि इसमें मुझे आपको समय देना चाहिए। परीक्षण व त्रुटि के द्वारा सीखने का सिद्धांत दिया था, सिर्फ ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, तो जिस बच्चे ने मुझे भेजा था शायद उसके कंफ्यूजन ये होगा कि सर ये परीक्षण शब्द कंफ्यूजन कर रहा है। तो परीक्षण शब्द कंफ्यूजन करना ही नहीं चाहिए, जो प्रयास है वही परीक्षण है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो यहां परीक्षण शब्द इतना कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप में। तो मेरे अकॉर्डिंग इस प्रश्न में कोई डाउट आपको नहीं होगा और इस पर मुझे डिस्कशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी, थॉर्नडाइक ने प्रयास त्रुटि का सिद्धांत दिया था और कब दिया था? 1898 में दिया था। इसको लेकर भी बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर वो होगा, क्या होगा आंसर, तो वो एक अलग मुद्दा है। आप थॉर्नडाइक 1898 ही करके आना, आपको 1898 करना है। त्रिआयामी मॉडल के टाइप्स की वरीयता भी होती है क्या? देखो वरीयता होती है, लेकिन उसकी टेक्स्ट किताब प्लस एनसीईआरटी उनमें वरीयता क्रमांक दे रखा है संक्रिया, विषय वस्तु और उत्पादन। लेकिन ये पीटीआई सेकंड ग्रेड में प्रश्न आया था, उसका आंसर ये माना था कि संक्रिया पहले आएगी और नहीं, विषय वस्तु पहले आएगी, संक्रिया बाद में आएगी और उत्पादन लास्ट में आएगा। जबकि आप एनसीईआरटी प्लस कोई भी किताब उठा के देख लेना, उनके अनुसार सीक्वेंसिंग होता है, पहली संक्रिया, दूसरी विषय वस्तु, तीसरा उत्पादन। लेकिन पीटीआई में इसका आंसर माना गया था और इसका मैंने पहले एक अपना जो टेस्ट सीरीज डाउटफुल क्वेश्चन सीरीज है उसमें मैंने व्याख्या भी कर रखी है उस बिंदु की, पहली या दूसरे टेस्ट में देख लेना आप। 12 नंबर का प्रश्न, नैतिक विकास को कोहलर-ब्रेक के सिद्धांत में कितने स्तर हैं? अब देखो नैतिक विकास के कोहलर-ब्रेक के सिद्धांत में कितने पर्सन हैं, इस पर्सन को लेकर कंफ्यूजन इसलिए हुआ होगा आपके दिमाग में कि गुरुजी स्तर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? स्तर पूछ रहा है। सीखना बंद तो लर्निंग सब कुछ बंद, जिंदगी बंद है साहब, सीखना नहीं है। तो मैं अपने आप को सुपीरियर मान लूं कि धीर सिंह जी तो कॉलेज लेक्चर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, जिंदगी में सब कुछ प्राप्त कर लिया, मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपसे ज्यादा मैं पढ़ता हूं आज भी, याद रखना। और जिस दिन मैं पढ़ना बंद कर दूंगा, मैं सीखना बंद कर दूंगा, उस दिन मैं पिट जाऊंगा। जिंदगी में कभी किसी चीज का घमंड मत करो, ये सब चीजें आती जाती हैं। मेहनत करते रहो, निरंतरता रखो, जिंदगी में बहुत आगे जाओगे। सिंपल थ्योरी जिंदगी में सक्सेस की यही है, कॉन्टिन्यूअस, लगातार, निरंतरता। अब अधिकतर लोग 90% लोग तो दूसरों की जलने में निरंतरता रखते हैं, आलोचना में निरंतरता रखते हैं, तो वो उसमें निरंतरता रखते हैं तो उसमें पारंगत बन जाते हैं। और जो व्यक्ति पढ़ने में लक्ष्य में पारंगता रखता है वो वहां बन जाएगा। तो देखिए आंसर आप देख रहे हो 4, 6, 2, देखिए स्तर की जब बात की थी तो इसने 3 स्तर बताए थे। कितने स्तर बताए थे? 3, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। और प्री हर स्तर के अंतर्गत इसने 2 अवस्थाएं बताई थी। तो टोटल अवस्थाएं कितनी थी? 6 अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं थी? 6 अवस्थाएं। तो ये पर्सन कैसे आता है वहां ऑप्शन पे डिपेंड करता है। अब यहां ऑप्शन में क्या है? स्तर पूछ रहा है, लेकिन स्तर में क्या यहां 3 ऑप्शन में है, तो 3 ऑप्शन यहां है ही नहीं, तो आपको सोचना ही नहीं है। तो 3 ऑप्शन नहीं है तो इसका मतलब स्तर कितने हो गए? 6 हो गए। कितने हो गए? 6। तो डी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 3 स्तर बताए थे और 6 अवस्थाएं बताई थी, ठीक है। तो जहां जैसा ऑप्शन आता है उसके अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो यहां 6 बेटर है, क्योंकि 6 आप स्तर भी कह सकते हो, उनको अवस्थाएं भी कह सकते हो। तो यहां बेटर आंसर है 6, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भी अच्छा प्रश्न है, उलझा रहा है इसकी शब्दावली। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत प्रतिपादित किया था। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? बताओ दाने, इसका आंसर बताओ, तुक्का लगाओ फटाफट। सुदृढ़ीकरण सिद्धांत किसने बताया?
मेरी किताब लेनी है ऑनलाइन आप ले सकते हैं, बुक आर्ट पे, अमेजोन पे ऊपर, या जो भी ऑनलाइन साइट है उन सब पे मिल जाएगी। मेरे नाम से सर्च करोगे मिल जाएगी। गलत हो गया कोई बात नहीं है, टेंशन मत लो। बेटर बनना है, पॉजिटिव बनना है, बेहतर बनना है। नकारात्मकता अपने प्रति कभी नहीं लानी है कि आपके इतने कम हो गए, सर मैंने उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दी थी मेरे इतने नंबर कम आ गए, सर उस टीचर की टेस्ट सीरीज दी थी मेरे इतने नंबर कम आ गए। कोई बात नहीं, नंबर कम आ गए, बेटर करोगे, दबाव नहीं लाना है। वेरी गुड। स्किनर ए सी, बहुत बढ़िया। देखिए सूडर्डीकरण को अपन बोलते हैं रीइंफोर्समेंट। क्या बोलते हैं अपन? रीइंफोर्समेंट। और रीइंफोर्समेंट आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा पुनर्बलन। और पुनर्बलन थ्योरी सीएल हल ने भी दी है और स्किनर ने भी दी है। यहां ऑप्शन में कौन है? तो यहां ऑप्शन में आपको ज्यादा डाउट ही नहीं करना है, बीएफ स्किनर। तो सूडर्डीकरण सिद्धांत रीइंफोर्समेंट थ्योरी किसने दी है? ये स्किनर की अवधारणा है और सीएल हल का भी यही सिद्धांत है, याद रखना। तो वैसे सिद्धांत सीएल हल ने दिया था, लेकिन स्किनर ने सबसे अधिक इंपॉर्टेंट माना था सूडर्डीकरण को, पुनर्बलन को अपने सिद्धांत का केंद्र बिंदु माना था। किसने? स्किनर ने। किसने माना था? स्किनर ने। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर। वेरी गुड। सूडर्डीकरण, रीइंफोर्समेंट, स्किनर। पुनर्बलन को इस सिद्धांत का केंद्रीय बिंदु माना था ऑपरेट कंडीशनिंग थ्योरी में। यस यस यस। आगे देखिए, अगला प्रश्न देखिए। एक गाय के सामने घास के दो ढेर हैं। ये हमने जो शुरुआत में एडुड्रीम पे टेस्ट से शुरू की थी, जो अब अवनी एजुकेशन ऐप पे शुरू कर दी गई है एक नए रूप में। शुरुआती टेस्ट को समान रखे गए थे, तो जिन्होंने एडुड्रीम लिया है वो लेना चाहें तो ले लेंगे। उनका 50% पूरा कंसेशन दे दिया जाएगा, 50% सिर्फ जीएसटी का चार्ज उनका लिया जाएगा, वो लेते हैं तो। और बाकी कोई टेंशन नहीं है, आप उस पर भी डाल देंगे। ठीक है, आगे देखिए। एक गाय के सामने घास के दो ढेर हैं, उसमें मैंने पसंद डाला था, लेकिन वह फिर भी भूख से मर जाती है। तो गाय के मन में कौन सा संघर्ष था? गाय के मन में कौन सा संघर्ष था? सर स्क्रीन पे प्रश्न साफ नहीं दिखाई दे रहे, मैं समझ गया आज आपकी बात मेरे पास पहुंच चुकी है, आगे से ध्यान रखेंगे। आज के लिए मैं आपसे माफी मांगूंगा कि आपको इतना साफ नहीं दिख रहा है, इसके लिए मैं बहुत बहुत माफी मांगता हूं आप लोगों से। बी सी डी 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 डी, आप देखो इसको समझना है। हो सकता है कुछ बच्चों के डाउट हो जाए, इस प्रश्न को समझना है। इस प्रश्न का टेस्ट सीरीज में मैंने डाला था, लेकिन शायद मैंने उसका जो वीडियो व्याख्या की थी, शायद उसमें मैंने भी शायद इसकी गलत व्याख्या कर दी थी। अब इसको सुधार कर लीजिएगा। क्या होगा, जिन बच्चा दिमाग लगा रहा है उसके समझ में आ गया होगा। समझिएगा। गाय के सामने घास के दो ढेर पड़े हैं। ठीक है, घास के क्या हैं? दो ढेर पड़े हैं। किसके सामने? गाय के सामने। ये क्या है? गाय है, ये भी घास का ढेर है, ये भी घास का ढेर है। दोनों की तरफ गाय देख रही है। अब गाय के मन में, लेकिन वो भूख से मर जाती है। क्या हो जाती है? वो भूख से मर जाती है। तो कौन सा संघर्ष है वो? कौन सा संघर्ष है? बी दिखन तो लाग रहे हो, सही है भाई, नजरिया है दिखने का। आप ये सोचोगे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा कम दिख रही है। मैं एक बच्चा को मैसेज दिया ना कमेंट का, मैंने कम दिख रही हो, अरे हाँ यार सही करो, और कम दिख रही हो रे। दूसरे को देखो, हाँ यार मन ने भी कम दिख रही हो, बिन अभी तक दिख रही हो, लेकिन वो कमेंट पढ़े बाद में मन ने भी थोड़ा कम दिख रही हो रे, आज तो गुरुजी के कर रहे हैं। चौथों को देखो, हाँ यार मन तो धर्म ही कौन दिख रही हो रे यार, के गुरुजी की पीपीटी लेके आज तो धर्म ही कौन दिख रही हो। मतलब धीरे धीरे जितनी भी बहन आपा के वहां के आपा बेड़ की तरह व्यवहार करा, इंसान तो बन गया आपा। मैंने एक उदाहरण दिया होगा कि गाय भेड़ ये क्या होती है, सड़क पार करती है ना, तो वहां वो लाल क्रॉस, वो सफेद क्रॉस बना होता, तो एक उछले ना दूसरी उछले। ठीक है ना, तो हम इंसान तो हैं, लेकिन फर्क आओ लग जा। और एक कहते ना बहुत जोर को दिख रहे है, दूसरे कहते वो हाँ यार जोर को दिख रहे हो, एकदम साफ दिख रहे हो, एकदम बढ़िया दिख रहे है। तो पूरा माहौल पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को है, मान लो कि दिख रहे है तो दिख लाग जा, गोरा कहते वो कोनी दिख रही हो तो कोनी दिखे। ठीक है ना, इसलिए मस्त रिया करो, देखने वाली चीज देख लिया करो। देखो अपन कौन सो आप सौंदर्य देखना है, अपन तो प्रश्न पढ़ना है, प्रश्न पढ़ सके आदमी कहीं भी पढ़ सके, पढ़नियों कहीं भी कर सके, याद रख लियो कहीं भी कर सके। और नहीं पढ़नियों अब तो भाई कोई विश्व सुंदरी थोड़ी देखनी है डेदान कि भाई की आंख भी दिखनी चाहिए, चेहरा का हो एक भाव दिखना चाहिए, बस थोड़ी देखना है था। देखो समझो ये प्रश्न है, गाय के सामने दो घास का ढेर, इस साइड में भी साइड में भी, अरबा दोनों की तरफ देखे,
अया करती करती कि मैं या खाऊं कि मैं या खाऊं, बेचारी को जी निकल गो, कौन सो संघर्ष हो रहे, उपागम उपागम होगो दोनों भाई। घास का ढेर तो ही भी पॉजिटिव पॉजिटिव है भाई। मैं कर रिट की बढ़ती भी है और डीएसएसबी की बढ़ती भी है। मैं कदे रिट की तरफ देखूं, कदे डीएसएसबी, कदे रिट, कदे डीएसएसबी। 18 रिट है, 18 फर्स्ट ग्रेड है, कदे रिट फर्स्ट ग्रेड, रिट पटवार, कदे पटवार कदे रिट, कदे पटवार रिट। दोनों की तरफ देख तो रियो, एक की डंगू तैयारी कर कौन पायो, लास्ट में परिणाम क्यों होगो, मरगा गुरुजी, मरगा गुरुजी। मेरा यहां लगे कि मैं दुनिया ने सागर लेके चल चलूंगा गुरुजी, अब क्या करूं, अब दीवारों सिर बिड़ा भाई, और क्या करे बता। एक जगह जो को रगो वो जिंदगी में बन जागो, और जो को अठिन भी देख ले, जो तो बठिन भी देख ले, वो दोनों खुजा। हमेशा याद रखियो, कई बार मैं बात कहूं, हमेशा ध्यान एक जगह रखो, एक जगह ध्यान रखो ना, कदे न कदे व्यवस्था जरूर बैठेगी। अब थे इस साइड वाला कहीं भी देख रहे हो, अरबी कहीं भी देख रहे हो कि कोई सो मौको पड़े, वो ही कठिन काम सेट हो जाए, वो ही बढ़िया है। तो देखो एंक के काम में असफलता ही मिला है, हमेशा एक ने पसंद करो, ठीक है। चाहे जिंदगी में बा लड़की हो, चाहे बा लक्ष्य हो, चाहे कोई भी चीज हो। अब ये गाय के सामने थार्डली सी होगी कि गुरुजी मन तो चाला है डीएसएसबी पर, गुरुजी रिट पर भी मन चाल रहे हैं, गुरुजी फर्स्ट ग्रेड पर चाल रहा है कि फर्स्ट ग्रेड तो मैं कर ही दूंगा। तो देखो अलग अलग जगह यहाँ देखोगा ना तो थाराम घास के ढेर वाली सी हो जाएगी, और जान जाएगी निकल, टाइम जागो निकल, वो मरनो बोई तो है। अभी गाय के सामने दोनों पॉजिटिव हा, दोनों घास का डेरा, लेकिन आज सोचना के चक्कर में मर गई कि मैं इन खाऊं कि मैं इन खाऊं। इतनी देर में सांस गयो निकल, बेचारी भूख से परेशान ही। तो आ बात याद रखनी था ने, कौन सो संघर्ष होगो यो, उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच, पॉजिटिव पॉजिटिव, दोनों ही पसंद है, लेकिन निर्णय नहीं कर पा रहा हूं, संघर्ष हो रहा है, उपागम उपागम, ठीक है ना। तो याद रखियो ये चीज को, बहुत बढ़िया। अरे हर चीज में मान लो थे, किताब में भी ले लो, किताब भी दो रख लेना, कदे तो ये किताब ने पढ़ लू, कदे बिन पढ़ लू, कदे इन पढ़ लू, कदे बिन पढ़ लू, कदे सफल को नहीं हुए। कदे आज ई कोचिंग की तरफ देखूं, कदे भी कोचिंग की तरफ देखूं, 17 जगह जको माथो खातो आंडा वो लास्ट का मैंने कुछ को नहीं बिकू, 17 जगह जको मुंह मारतो आंडा ने भी हालत आई होगी गाय वाले सी। आप देख लियो थे। अंतिम प्रश्न, कौन सा कथन सही नहीं है। इस प्रश्न में एक आंसर गलत टाइप हुआ है, विकास की दर एक सी नहीं रहती है, नहीं रहती है ये, ठीक है। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, देखो फटाफट। कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है, बताओ बताओ बताओ। सर बीमारी है, कौन सी बीमारी हो रही है, जय वो धीर सर की। सर जी अब नींद आवे, अरे थाने की स्थिति में नींद आवे, मन जो है कोई गुरुजी पढ़ा देता तो मन नींद रात में पूरी रात में किताब लेके बैठ जा तो नींद आवे, खा लो गिट लो दुनिया भर को रितारा नींद आवा ने। मैं कहो 100 बार पढ़ने स्टूडेंट ने शाम के टाइम में लिक्विड लिया करो, कोई दलियो खा लिया करो, इतना ले लो, चून थे 5-5 7-7 किलो, और अब कह नींद आवा, नींद ही आवेगी था पढ़ने टाबर ने, नींद आया करे, नींद आवे नींद आवे नींद आवे, शर्म करने आवा था थोड़ी घनी कि पढ़निया टाबर हो, बेरोजगार हो, इतना लो ही मत आए, लो तो बहुत हड़को पुड़को लिया करो, दिन में गिट लिया करो, ढंगू जो गिटनो हो वो इतना हड़को लिया करो, तो लेट तक पढ़ो या सुबह जल्दी उठ जाओ, खूब सारो गिट लियो और नींद आवे, आईडी नींद था। देखो विकास, कौन सा कथन सही नहीं है, सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, एकदम सही है। विकास की दर एक सी रहती है, विकास मस्तकोद्मुखी क्रम में होता है, विकास की दर एक सी नहीं होती है, तो यहां ऑप्शन हो जाएगा विकास की दर एक सी रहती है। विकास की दर कभी एक सी नहीं रहेगी, विकास की दर बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। शेषावस्था में सबसे तेज होती है 0 से 2 वर्ष में, गर्भावस्था में सबसे तेज, फिर शेषावस्था में 0 से 2 वर्ष में तेज, फिर 2 से लगातार 12 वर्ष तक धीमी और 12 वर्ष से फिर तेज, ठीक है, प्रौढ़ अवस्था में फिर धीमी। तो विकास की दर हर अवस्था में चेंज होती रहती है, तो ये गलत है, एक सी नहीं रहती है, अलग अलग रहेगी। तो ये 15% है दोस्तों। मुझे नहीं पता कि आपका समय कितना खराब हुआ है, कितना यूज हुआ है, मुझे जो बेटर लगता है मैं उसके अकॉर्डिंग पढ़ाता हूं, लेकिन ये 15% के साथ लगभग 50 से 60 मैंने फैक्ट आप लोगों को बता दिए हैं। कितना पसंद आया मुझे नहीं पता है। आप सभी को शुभ रात्रि, और बहुत मस्ती से पढ़ना, मजाक करना मेरी आदत है, कर लेता हूं, कोई अन्यथा ना लीजिएगा। हंसते मुस्कुराते ज़िंदगी में हर चीज़ को प्राप्त करना है,
खुशी के साथ, आनंद के साथ करना है। कोशिश करें कि ईमानदारी के साथ कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। बहुत से बच्चों ने फर्जी रिक्वेस्टें भेजी कि सर ये कर दो, वो कर दो। अरे मेरे पास कोई ऊपर से थोड़ी पड़ता है, मैं कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट थोड़ी चलाता हूँ, मैं तो ईमानदारी से मैं कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनावश्यक मैसेज भी करना शुरू कर दो। कुछ बच्चों ने, बेचारों ने अपने लेवल पे हेल्प की हैं, कोमल ने जैसे, ठीक है, दीपेंद्र ने जैसे, ठीक है, तो प्रीति से, इसने पिंकी सैनी ने जैसे, तो ये बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं बेरोजगार बच्चों से लेना नहीं चाहता। मेरी ईमानदारी है कि मैं नहीं चाहता कि 1 रुपया किसी, मैं दूसरों से भी नहीं लेना चाहता, वरना मैं अकाउंट नंबर कभी भी शेयर कर देता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई बच्चा कल को ये लगाए कि सर ने, तो मैं मेरी मर्जी से कर रहा हूँ। तो ठीक है, कल मिलते हैं अपन लोग। थैंक यू वेरी मच।